नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट दी कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की। एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर हम बात करेंगे कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की। तो जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दी ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंसेस की बात करें ओरिजिन एंड इन्फ्लुएंसेस की बात करें तो ये 1920s में ओरिजिनेट हुआ था। कल्चर पर्सनालिटी स्कूल जो है ओरिजिनेटेड इन 1920s है ना। ये जो है जी स्टार्ट साइकोलॉजी पे बेस्ड है। एंड जो मेलिनोवस की थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन है वहाँ से इसका एक तरह से ओरिजिन को ट्रेस करते हैं यार। मेलिनोवस की थ्योरी ऑफ कल्चरल इंटीग्रेशन स्कूल ऑफ थॉट्स की बात करें तो पर्सनालिटी अफेक्ट कल्चर यार। स्कूल ऑफ थॉट के अंदर पर्सनालिटी अफेक्ट्स कल्चर, जिसमें यहाँ पे हम बात करें रूथ बेनेडिक्ट की। यहाँ पे इन्होंने बोला कि पर्सनालिटी जो है वो है ना। स्कूल का नाम क्या है? कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल। तो यहाँ पे ये पर्सनालिटी की बात होगी। सो पर्सनालिटी जो है अफेक्ट करता है कल्चर को, ऐसा रूथ बेनेडिक्ट ने कहा। पैटर्न्स ऑफ कल्चर जो किताब है इसके अंदर पैटर्न्स ऑफ 1934 में एंड एक तरह से स्पेशल जीनस ऑफ कल्चर की बात की गई रूथ बेनेडिक्ट के द्वारा। पर्सनालिटी अफेक्ट कल्चर, ठीक है, स्पेशल जीनियस ऑफ कल्चर। नेक्स्ट जो है कल्चर अफेक्ट्स पर्सनालिटी, ये किसने कहा? मार्गरेट मीड ने। कल्चर अफेक्ट्स पर्सनालिटी, जो कि मार्गरेट मीड ने यहाँ पे कहा। कमिंग किसके ऊपर है? जो किताब लिखी कमिंग ऑफ एज इन समोआ 1928 में लिखा था ये किताब। कमिंग ऑफ एज इन समोआ 1928। कंपेयर किया इसमें समोआ एंड अमेरिकन कल्चर को। समोअन एंड अमेरिकन कल्चर। कल्चर इफेक्ट्स पर्सनालिटी एंड म्यूचुअल इन्फ्लुएंस की बात करें तो म्यूचुअल इन्फ्लुएंस के अंदर हम बात करते हैं अबाउट लिंटन
कार्डनर एंड कुराडोबोइस की, दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों एक दूसरे से म्यूचुअली अफेक्ट्स करते हैं। तो ऐसे किसने बोला, लिंटन कार्डिनर एंड कोरा डुबोइस। बेसिक एंड मॉडल पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट की बात की जाती है यहाँ पे म्यूचुअल इन्फ्लुएंस में। बेसिक एंड मॉडल पर्सनालिटी कॉन्सेप्ट की बात की जाती है। इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर के इंटरेक्शन पे यहाँ पे हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट्स के अंदर। मैथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स की बात करें सो मैथोडोलॉजी एंड टेक्निक्स के अंदर फील्ड वर्क, कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल के अंदर फील्ड वर्क एंड साइको एनालिसिस पे फोकस किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस मेथड पे बात की जाती है। एंड फोटोग्राफिक टेक्निक को इस्तेमाल करने की बात की जाती है। कंपोलिशमेंट्स की अगर हम बात करें तो कंपोलिशमेंट्स के अंदर यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने की बात की गई। मतलब यहाँ पे इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया। कॉग्निटिव एंड पर्सनल का जो कल्चर एंड पर्सनालिटी है स्कूल है यहाँ पे इंटर कंपोलिशमेंट्स में इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाया गया। यहाँ पे नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ की गई। हम यहाँ पे नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, इसकी बात भी करेंगे। नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ की गई। क्वांटिटेटिव डाटा कलेक्शन किया गया। सॉरी, क्वालिटेटिव डाटा कलेक्शन किया गया। इंसाइट इनटू ह्यूमन बिहेवियर यार, इंसाइट्स इनटू ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें सो नैरोइंग रोल ऑफ कल्चर इंस्टीट्यूशन की बात यहाँ पे हम करते हैं। नैरोइंग रोल ऑफ मतलब क्रिटिसिज्म में बोला गया कि भाई जो कल्चरल इंस्टीट्यूशन उसको नैरो कर दे रहा है, उसके रोल को यहाँ पे ये बोल के क्रिटिसाइज़ किया गया कल्चर पर्सनालिटी स्कूल को, है ना। इसको यहाँ पे बोला कि भाई यहाँ पे जो प्रिडिक्टिव यूटिलिटी है उसकी कमी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की कमी है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल का। तो ये सब बोल के इसको कल्चर पर्सनालिटी स्कूल को यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ये सब हमने बात की अबाउट कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की। नेक्स्ट हम इंडिविजुअली हम बात करेंगे रूथ बेनेडिक्ट की जो कंट्रीब्यूशन है, फिर मार्गरेट मीड ने क्या बोला। ठीक है, मार्गरेट मीड के बाद यहाँ पे जो कल्चर्स यहाँ पे जो स्टडी है एक इम्पॉर्टेंट है, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़, इसकी बात करेंगे। सो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रूथ बेनेडिक्ट।
जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है उसकी। सो इसके अंदर जो की पब्लिकेशन है रूथ बेनेडिक्ट की, अगर हम उसकी बात करें तो की पब्लिकेशन के अंदर जो पैटर्न ऑफ कल्चर है वो इन्होंने लिखा था 1934 में। पैटर्न ऑफ कल्चर, पैटर्न्स ऑफ कल्चर। एंड जो जूनी माइथोलॉजी है वो 1935 में इन्होंने लिखा था। जो क्राइसेंथेमम स्वॉर्ड, बच्चे बच्चे ने सुना होगा एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, ये जो किताब है क्राइसेंथेमम एंड दी स्वॉर्ड, ये 1946 में इन्होंने लिखा था, है ना। किसने? रूथ बेनेडिक्ट ने। नेक्स्ट पब्लिकेशन के बाद अगर हम बात करें अबाउट द कोर कॉन्सेप्ट्स की, कोर कॉन्सेप्ट में हम बात करते हैं अबाउट एंथ्रोसाइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया गया यहाँ पे। एंथ्रोपो साइकोलॉजिकल अप्रोच, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर की बात की गई, इंटीग्रेशन ऑफ कल्चर, कल्चरल पैटर्न्स एंड कन्फिगरेशंस की बात की गई यार, कल्चरल पैटर्न्स एंड कॉन्फ़िगरेशन, पर्सनालिटी कल्चर रिलेशनशिप, पर्सनालिटी कल्चर रिलेशनशिप की बात की गई। टाइप्स ऑफ कल्चरल जीनियस की अगर हम बात करें, जो कि रूथ बेनेडिक्ट ने यहाँ पे बोला, टाइप्स ऑफ कल्चरल जीनियस दो तरह के होते हैं, एक होता है अपोलियनियन, है ना, अपोलोनियन, और एक होता है डायोनीशियन। पोलोनियन एंड डायोनीशियन। जो अपोलोनियन है ये पीस लविंग एंड कोऑपरेटिव होते हैं। एंड जो डायोनीशियन होते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस से भरोसा रखते हैं। अपोलोनियन आर पीस लविंग एंड कोऑपरेटिव। एग्जाम्पल के तौर पे जो प्यूब्लो जूनी है, एंड जो डायोनीशियन है ये हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट एंड वायलेंस पे भरोसा रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट लड़ाई झगड़ा पे। एग्जाम्पल के तौर पे जो डोबो एंड क्वाक्यूथल ट्राइब जो हैं वो, डोबो एंड क्वाक्यूथल। सी टाइप्स ऑफ कल्चर जीनियस की बात की, अपोलोनियन एंड डायोनीशियन। नाउ कंटेंट एनालिसिस मेथड जो कि रूथ बेनेडिक्ट ने यहाँ पे इस्तेमाल किया,
इस कंटेंट एनालिसिस मेथड में उन्होंने जापानीज जो नेशनल कैरेक्टर है उसकी स्टडी की यार। ओके, स्टडी जापानीज नेशनल कैरेक्टर, जो चाइल्डहुड वर्सेस एडोलेसेंस ट्रेन में जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे इन्होंने एनालाइज किया। बच्चों को एकदम क्राइसेंथेमम फूल जैसा, फिर बड़ों को स्वॉर्ड मजबूत बनना है हथियार के जैसा। सो एडोलेसेंस ट्रेन को यहाँ पे कंपेयर किया। तो इसका डाटा था, इनका सोर्स ऑफ डाटा क्या था, सोर्स ऑफ डाटा की बात करें तो वॉर प्रिजनर्स एंड इमिग्रेंट से यहाँ पे इन्होंने डाटा लिया। डायरीज एंड लाइफ हिस्ट्रीज से यहाँ पे इन्होंने डाटा लिया। लिटरेचर एंड आर्ट्स से, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से। ये सब सोर्सेस से डाटा थे भाई रूथ बेनेडिक्ट के लिए, जहाँ से इन्होंने ये जो कंटेंट एनालिसिस मेथड है उसका इस्तेमाल किया। ओके, इसके बाद अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें, ठीक है भाई हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता है, रूथ बेनेडिक्ट का जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल था इसका भी क्रिटिसिज्म था। इस क्रिटिसिज्म की बात करें सो मॉरिस ई ऑपलर ने 1941 में यहाँ पे क्रिटिसाइज़ किया एंड थ्योरी कंसिडर टू नैरो, इसको बोला एकदम नैरो है यार ये। मल्टीपल बेसिस ऑफ कल्चर इंटीग्रेशन की बात की गई। ओके, सो ये हमने बात की अबाउट रूथ बेनेडिक्ट का जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल था उसके अंदर क्या क्या बात की गई, उन्होंने क्या क्या बोला कल्चर पर्सनालिटी स्कूल के लिए अंदर रूथ बेनेडिक्ट ने। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट मार्गरेट मीड कंट्रीब्यूशन टू कल्चरल पर्सनालिटी स्कूल की। मार्गरेट मीड्स contribution to cultural personality school। सबसे पहले बैकग्राउंड एंड अप्रोच की बात करें जो मार्गरेट मीड थे थी, इन्होंने एक तरह से ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी जो कि एक तरह से फ्रांस बोस की स्टूडेंट थी यार। इन्होंने एंथ्रोसाइकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया। अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, स्टूडेंट ऑफ फ्रांस बोस एंथ्रो साइकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया। नोटेड पब्लिकेशंस की बात करें
सो कमिंग ऑफ द एज इन समोआ, ये मार्गरेट मीड ने लिखा है। कमिंग ऑफ एज इन समोआ 1928 में। सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज़, ये भी इन्होंने 1935 में लिखा। ठीक है, सेक्स एंड टेम्परामेंट इन थ्री प्रिमिटिव सोसाइटीज़ 1935 में। एंड कीप योर पाउडर ड्राई, ये 1942 में इन्होंने लिखा था। एंड कीप योर पाउडर ड्राई, ये 1942 में लिखा था। ठीक है भाई, की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो मार्गरेट मीड का जो की कंट्रीब्यूशन रहा है, सो एडोलेसेंस इन समोआ की बात की गई अगर, तो इसमें यहाँ पे कल्चर वर्सेस बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की है। लेस इमोशनली चार्ज एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो टर्बुलेंस का एब्सेंस होता है यहाँ पे। एडोलेसेंस इन समोआ, सो कल्चरल वर्सेस बायोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करते हैं। लेस इमोशनली चार्ज्ड एटमॉस्फेयर में ये रहते हैं। एब्सेंस ऑफ टर्बुलेंस की बात करते हैं। एंड न्यू गिनी स्टडी की बात की गई इनके द्वारा। सो न्यू गिनी की स्टडी जो की इन्होंने मार्गरेट मीड ने, तो इसके अंदर जेंडर पर्सनालिटी डिफरेंस की बात की। इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चरल क्लाइमेट, ये बताया न्यू गिनिया स्टडी में मार्गरेट मीड ने। एंड जो नेशनल कैरेक्टर की जो स्टडी थी, इसमें अमेरिकन, जापानीज एंड रशियन की स्टडी की गई। पोस्ट एडोलेसेंस डाइवर्जेंस की बात की गई यार। एंड स्कूल एंड फैमिली एजुकेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो बताया। स्कूल एंड फैमिली एजुकेशन इम्पैक्ट। मैथडोलॉजी जो इसने इस्तेमाल किया मार्गरेट मीड ने, इन्होंने जो इस्तेमाल किया मैथडोलॉजी वो क्या था। सो फोटोग्राफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया। कैमरास एंड टेप रिकॉर्डर्स इस्तेमाल किए इन्होंने मार्गरेट मीड ने। कहाँ पे? न्यू गिनिया में, समोआ में। ऑडियो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी का इस्तेमाल किया। नहीं तो ऐसी ऑडियो विजुअल एंथ्रोपोलॉजी तो है, फोटोग्राफी कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेप रिकॉर्डर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। क्रिटिसिज्म की बात करें तो जो मार्गरेट मीड का जो कंट्रीब्यूशन रहा है कल्चर पर्सनालिटी स्कूल के अंदर, इसका यहाँ पे क्रिटिसिज्म के अंदर ये बोला गया कि ये कोई प्रिडिक्टिव नहीं है एंड ऑल्सो इसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी लिमिटेड है यार।
not predictive, limited practical यूटिलिटी। ठीक है, सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट मार्गरेट मीड कंट्रीब्यूशन टू कल्चर पर्सनालिटी स्कूल। नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ की बात करें इन एंथ्रोपोलॉजी, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज इन नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ इन एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डेफिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट अगर हम बात करें डेफिनेशन एंड कॉन्टेक्स्ट, तो जो टोटालिटी ऑफ ट्रेडिशन इंटरेस्ट एंड आइडियल्स है उसके साथ ये डील करता है यार, ना। जो नेशन का इमेज है इन माइंड ऑफ सेल्फ एंड अदर, जो कि यहाँ पे डेवलप हुआ था ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर 2, एनिमीज एंड एलाइज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, ये सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। यहाँ पे जो नेशनल कैरेक्टर की स्टडी है, मतलब एक इंसान का जो कैरेक्टर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा। सो टोटालिटी ऑफ ट्रेडिशन इंटरेस्ट एंड आइडियल्स की बात करते हैं, मोल्ड्स नेशंस इमेज इन माइंड ऑफ सेल्फ एंड अदर्स। नेशनल कैरेक्टर स्टडी है डेवलप ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। यहाँ पे ज़रूरत किस चीज़ की है, नीड टू अंडरस्टैंड दी एनिमीज एंड एलाइज। जो नेशनल कैरेक्टर जो बना वो क्यों बना भाई, सो हमारी ज़रूरत है टू अंडरस्टैंड एनिमीज एंड एलाइज। यहाँ पे जो स्टडी ऑफ कल्चर एट ए डिस्टेंस की बात करें, स्टडी ऑफ कल्चर एट अ डिस्टेंस, तो ये कल्चर को थोड़ी दूर से यहाँ पे स्टडी करने की जरूरत क्यों पड़ी, ड्यू टू वॉर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन। यार आप ट्रैवल नहीं कर पाते हो यहाँ पे इधर से उधर, यूज ड्यू टू वॉर ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो स्टडी कैरेक्टर विदाउट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। मेथड की बात करें, सो मेथड्स के अंदर यहाँ पे जो इस्तेमाल किया गया इस फिल्म एनालिसिस, स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स, लिटरेरी मटेरियल्स, इंटरव्यूइंग जो वॉर प्रिजनर्स एंड इमिग्रेंट्स हैं उनको इंटरव्यू करके यहाँ पे स्टडी किया जाता था कल्चर को दूर से।
ना जो रूथ बेनेडिक्ट थी उन्होंने यहाँ पे जो स्टडी किया एंड एक बुक पब्लिश किया क्राइसेंथेमम एंड द स्वॉर्ड यार 1946 में। रूथ बेनेडिक्ट दी क्राइसेंथेमम एंड दी स्वॉर्ड इन 1946, ये जो बुक पब्लिश किया यहाँ पे जापानीज कल्चर के ऊपर फोकस किया गया। जापानीज कल्चर पर फोकस किया। जो मेथड इन्होंने इस्तेमाल किया इट इज़ कंटेंट एनालिसिस। लाइफ स्टेजेस की बात की गई यहाँ पे, है ना। लाइक चाइल्डहुड में क्राइसेंथेमम मतलब लव, फ्रीडम एंड केयर की बात की गई। चाइल्डहुड में क्राइसेंथेमम फ्लावर एक, जो कि क्या को बता रहा है, लव, फ्रीडम एंड केयर को। बट एडोलेसेंट में, है ना, एंड इसके साथ साथ यहाँ पे एक अपोलिनियन जीनियस को बता रहा है कि आदमी जो होगा शांत होगा। बट जो एडल्टहुड है वो डायोनिशियन जीनियस को मतलब वायलेंट होता है। ना यहाँ पे स्वॉर्ड को बताया जा रहा है। स्वॉर्ड मतलब स्ट्रेन, डिसिप्लिन, एग्रेशन एंड वायलेंस, ये सबको बताया जा रहा है। सो इट इज़ अ डायोनिशियन जीनस। ओके, इसके बाद हम बात करें अबाउट दी मार्गरेट मीड की, जिन्होंने एंड कीप योर पाउडर ड्राई के अंदर यहाँ पे ये नेशनल कैरेक्टर स्टडी की थी। मार्गरेट मीड एंड कीप योर पाउडर ड्राई 1942 में पब्लिकेशन आया। यहाँ पे इन्होंने फोकस किया अमेरिकन नेशनल कैरेक्टर पे। मार्गरेट मीड ने अमेरिकन नेशनल कैरेक्टर पे फोकस किया एंड रूथ बेनेडिक्ट ने जापानीज नेशनल कैरेक्टर पे फोकस किया। फाइंडिंग क्या था भाई इनका, कि जो अर्ली पर्सनालिटी है वो सिमिलर है टू जापान एंड रसिया, बट डिफरेंस कहाँ पे है, ग्रोथ इन एजुकेशन से डिफरेंसेस आता है। अर्ली पर्सनालिटी सिमिलर टू जापान एंड रसिया, बट डिफरेंस emerges through growth and education। ठीक है, तो ये हमने बात की अबाउट जो नेशनल कैरेक्टर की स्टडी है, इसके ऊपर अलग से क्वेश्चन आता है यार इन एंथ्रोपोलॉजी। रूथ बेनेडिक्ट एंड मार्गरेट मीड की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी अब्राहम
कार्डिनर की जो कॉन्सेप्ट है बेसिक पर्सनालिटी का कल्चर एंड पर्सनालिटी स्कूल के अंदर, उन्होंने क्या बोला यार, एब्रम कार्डिनर्स बेसिक पर्सनालिटी की बात करें तो एब्रम कार्डिनर बेसिक पर्सनालिटी के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड क्या है, एक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे यार, कल्चर पर्सनालिटी स्कूल से बिलोंग करते हैं। इन्होंने एंथ्रोपो साइकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया। एब्रम कार्डिनर जो है अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, कल्चर पर्सनालिटी स्कूल को अपनाया। एंथ्रोपो साइकोलॉजिकल अप्रोच अपनाया। नाउ इनकी मेजर कंट्रीब्यूशंस और मेजर पब्लिकेशंस की बात करें तो जो एब्रम कार्डिनर थे का मेजर पब्लिकेशन था यार जो साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी, जो कि 1945 में इन्होंने लिखा था। दी साइकोलॉजिकल फ्रंटियर ऑफ सोसाइटी 1945 में इन्होंने लिखा था। और जो बेसिक पर्सनालिटी थ्योरी है इनका, वो क्या कहता है, जो बेसिक पर्सनालिटी थ्योरी है क्या बोलता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन सोसाइटी मेंबर्स। ठीक है, सोसाइटी मेंबर्स में क्या होता है, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स इन सोसाइटी मेंबर्स, जिसको शेप कौन करता है, शेप बाई कल्चरल इंस्टीट्यूशन, शेप बाई कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। नाउ टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस की यहाँ पे हम बात करें तो उन्होंने बोला एक प्राइमरी इंस्टीट्यूशन होता है, एक सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन होता है। प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन। जो प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है, शेप बेसिक पर्सनालिटी, शेप बेसिक पर्सनालिटी, फैमिली, मैरिज। एंड सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन है फुलफिल नीड्स ऑफ बेसिक पर्सनालिटी, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम। ओके, ये टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात की हमने।
स्टडी ऑफ मार्क्सिस की बात करें, स्टडी ऑफ मार्क्सिस, सो इसके अंदर एक इन्फ्लुएंस की बात करते हैं यार। जो स्टडी ऑफ मार्क्सिस है, it is influences by food scarcity, polyandry, childhood indiscipline. Food scarcity, polyandry, childhood indiscipline. Culture and personality affect each other. Culture and personality affect each other. ये हमने स्टडी ऑफ मार्क्सिस के अंदर देखा। एंड सो साइकोडायनेमिक अप्रोच की बात करें तो साइकोडायनेमिक अप्रोच है सो इसमें एक्सप्लेन किया गया कल्चरल चेंज को, एक्सप्लेन्स कल्चरल चेंज। जो प्राइमरी चेंज है, इट अफेक्ट्स बेसिक पर्सनालिटी एंड बेसिक पर्सनालिटी चेंज अफेक्ट सेकेंडरी इंस्टीट्यूशंस। ये साइकोडायनेमिक अप्रोच के अंदर बोला गया। प्राइमरी चेंज अफेक्ट्स बेसिक personality and basic personality change affects secondary institutions. क्रिटिसिज्म की बात करें तो क्रिटिसिज्म के अंदर नेगलेक्टेड टोटल कल्चरल फंक्शंस को यहाँ पे नेगलेक्ट किया गया, ये बोल के क्रिटिसाइज किया गया यार। जो एब्राम कार्डिनर ने जो बोला बेसिक पर्सनालिटी के बारे में, सो इनको क्यों क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने जो नेगलेक्ट किया टोटल कल्चरल फंक्शन को, एंड ओवर फोकस्ड ऑन प्राइमरी इंस्टीट्यूशन। ओवर फोकस्ड ऑन प्राइमरी इंस्टीट्यूशंस। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट एब्राम कार्डिनर बेसिक पर्सनालिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट कुरा डिबॉयस की कंट्रीब्यूशन की, है ना। इन्होंने मॉडल पर्सनालिटी की बात जो की, कुरा डिबॉयस कंट्रीब्यूशन की बात करें, कुरा डिबॉयस कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इन्होंने बात की अबाउट दी मॉडल पर्सनालिटी की। सो कुरा डिबॉयस के अंदर यहाँ पे जो प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखें, सो अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी ये।
कल्चर पर्सनालिटी मॉडल कल्चर पर्सनालिटी स्कूल से बिलोंग करती थी ये। कल्चर पर्सनालिटी स्कूल। एंड इन्होंने जो एंथ्रोप साइकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया यार, एंथ्रो साइकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया। की पब्लिशन की बात की अगर हम क्यूरा डुबोइस की पब्लिकेशन के अंदर, तो इन्होंने जो पीपल ऑफ एलोर ये 1944 में पब्लिश किया था इन्होंने। द पीपल ऑफ एलोर इन 1944। रिसर्च कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, तो जो स्टडी ऑफ एलोर था वो ईस्ट इंडिया पे बेस्ड था। स्टडी ऑफ एलोर जो था ईस्ट इंडिया पे बेस्ड था। डाटा जो थे उन्होंने लाया थ्रू एथनोग्राफी, लाइफ हिस्ट्रीज एंड ड्राइंग से। जो डाटा लिया था एथनोग्राफी, स्टडी ऑफ द कल्चर, लाइफ हिस्ट्रीज, ड्राइंग्स, इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया यार। एग्जाम्पल के तौर पे जो अब्राहम कार्डिनर थे उन्होंने भी एक तरह से इंडिपेंडेंट एनालिसिस किया, साइकोग्राम को बनाया। साइकोग्राम क्रिएशन के बारे में आपसे कोई पूछा जाए कि साइकोग्राम को किसने क्रिएट किया, तो क्यूरा डुबोइस ने। एंड जो मॉडल पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडल पर्सनालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या बोलता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्ट्रक्चर जो है वो मॉडल पर्सनालिटी का है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग स्ट्रक्चर यूनिवर्सल नहीं है टू ऑल इंडिविजुअल, नॉट यूनिवर्सल टू ऑल इंडिविजुअल्स ये कहा। एंड इन्होंने रिलेट किया मॉडल पर्सनालिटी के अंदर सोसाइटी फीचर टू सोशल पैटर्न्स, रिलेट्स सोसाइटी फीचर्स टू सोशल पैटर्न्स। नाउ अगर इवैल्यूएशन की बात करें, जो क्यूरा डुबोइस का जो कंट्रीब्यूशन है मॉडल पर्सनालिटी की, जो इन्होंने बात की, इसको हम इवैल्यूएट करें, क्रिटिसिज्म की बात करेंगे ना, एक्लेम्स की बात करेंगे, किस चीज़ों में इनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, लाइक ये प्रिडिक्टिव नहीं है, सो इसीलिए इनको क्रिटिसिज्म से फेस करना पड़ा, नॉट प्रिडिक्टिव, एंड जो प्रैक्टिकल यूटिलिटी है उसकी भी कमी है। ज़्यादातर जो कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है इसका यही है, लैक ऑफ प्रैक्टिकल यूटिलिटी एंड नॉट प्रिडिक्टिव। एंड एक्लेम की बात करें तो कॉम्प्लिशमेंट जो है इसमें हम बात करते हैं कि ये हाईली साइंटिफिक मेथड है यार। सो ये हमने बात की अबाउट द क्यूरा डुबोइस कंट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने बात की अबाउट मॉडल पर्सनालिटी की। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट रैल्फ लिंटन कंट्रीब्यूशन टू कल्चर पर्सनालिटी स्कूल की। रैल्फ लिंटन्स contribution to culture personality school।
सो इसके अंदर प्रोफाइल एंड पब्लिकेशन की अगर हम बात करें, प्रोफाइल एंड पब्लिकेशंस की, तो देखो भाई जो रैल्फ लिंटन थे ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। है ना, इन्होंने एंथ्रोपो साइकोलॉजिकल अप्रोच को अपनाया। स्टडी ऑफ मैन ये इन्होंने दिया यार, रैल्फ लिंटन ने ये लिखा, किताब लिखी दी स्टडी ऑफ मैन इन 1936। कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी ये लिखा इन्होंने, कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी कब लिखा, 1945 में। एंड थ्री ऑफ कल्चर, मतलब ट्री ऑफ कल्चर जो है ये रैल्फ लिंटन ने ये तीनों चीज़ें जो है वो लिखी 1955 में लिखी थी, ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, स्टडी ऑफ मैन, कल्चर बैकग्राउंड ऑफ पर्सनालिटी 1945 एंड द ट्री ऑफ कल्चर 1955। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर के अंदर इन्होंने क्या बोला, स्ट्रक्चर ऑफ कल्चर इन्होंने बात की अबाउट ओवर्ट कल्चर की, एंड इन्होंने बात की अबाउट कोवर्ट कल्चर की। ओवर्ट कल्चर में ओवर्ट कल्चर एंड कोवर्ट कल्चर, ओवर्ट कल्चर के अंदर हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, मटेरियल कल्चर की। टूल्स की बात करते हैं, आर्टिफैक्ट्स की बात करते हैं ओवर्ट कल्चर में। एंड कैनेस्थेटिकल कल्चर की बात करें, इसमें हम बात करते हैं अबाउट ह्यूमन बिहेवियर की। ये हो गया ओवर्ट कल्चर यार। ना जो कोवर्ट कल्चर है, कोवर्ट कल्चर में साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं, लाइक साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स में वैल्यूज, आइडल्स, नॉर्म्स। साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की बात करें लाइक वैल्यूज, आइडियल्स, नॉर्म्स। ये कोर ऑफ कल्चर की बात करते हैं, इन्फर्ड फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर यार, इन्फर्ड फ्रॉम ह्यूमन बिहेवियर। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ द कल्चर। इसमें कोवर्ट, ओवर्ट एंड कोवर्ट कल्चर की बात की। कल्चर पर्सनालिटी रिलेशनशिप की बात करें अगर, कल्चर पर्सनालिटी रिलेशनशिप, सो कल्चर पर्सनालिटी रिलेशनशिप के अंदर हम बात करते हैं कि म्यूचुअल इन्फ्लुएंस देखने को मिला भाई। यहाँ पे कल्चर और पर्सनालिटी दूसरे को एक दूसरे को म्यूचुअली इन्फ्लुएंस करते हैं। एंड जो पर्सनालिटी है इट इज़ बिल्ड अराउंड कल्चरल कोर। जो कल्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है वाया कोर चेंजेस। ना अगर हम बात करें एडिशनल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की,
एडिशनल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट बेसिक कल्चर की, जिसमें शेयर्ड बिहेवियर पैटर्न्स की बात करते हैं, आइडियल कल्चर की बात करते हैं। यहाँ पे बात करते हैं अबाउट रियल कल्चर की, है ना, कल्चरल कंस्ट्रक्ट की बात करते हैं, स्टेटस एंड रोल की अगर हम बात करें सो स्टेटस एंड रोल के अंदर यहाँ पे हम अचीव स्टेटस, जिसको अचीव स्टेटस या फिर अचीव रोल होता है, और एक एक्वायर्ड स्टेटस या फिर एक्वायर्ड रोल होता है, जो कि अचीव किया जाता है अपने दम से, रिक्वायर्ड और सॉरी एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड स्टेटस और रोल, ठीक है। सो ये हमने बात की अबाउट दी कंट्रीब्यूशन ऑफ रैल्फ लिंटन की कंट्रीब्यूशन की बात की, कोरा डिबोइस की हमने बात की, अबाउट अब्राहम कार्डिनर की बेसिक पर्सनालिटी की, नेशनल कैरेक्टर स्टडीज़ की बात की हमने, मार्गरेट मीड कंट्रीब्यूशन की बात की ना, रूथ बेनेडिक्ट कंट्रीब्यूशन की बात की, एंड कल्चर पर्सनालिटी स्कूल है क्या इसकी बात की। तो हमने कंप्लीट किया कल्चर पर्सनालिटी स्कूल को।